जय हिंद एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। हमने जो लक्ष्मीकांत का सीरीज़ स्टार्ट किया था, हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 3 टोटल कंप्लीट कर लिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 4 को। देखते हैं चैप्टर 4 में क्या-क्या है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत का कोई भी एडिशन खोल के सिर्फ़ मैं जो बोल रहा हूँ, उसको सुनते जाइए और कंटेंट को अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाइए। मैं एकदम एक लाइन टू लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम कंटेंट को पढ़ते हैं क्या होता है। देखो चैप्टर 4 हम शुरू करेंगे। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन-कौन से सैलिएंट फीचर होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या हुआ? हमारी जो इंडियन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे यूनिक और स्पेशल संविधानों में से एक है। ऐसा क्यों है? ये अलग इसलिए है क्योंकि इंडिया ने दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे-अच्छे आइडिया लिए हैं। मतलब समझ लो ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, तो यहाँ से जो संविधान की जो अच्छी क्वालिटी है, इस संविधान से जो अच्छी क्वालिटी है, फिर ये संविधान से अच्छी क्वालिटी है, सबको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। अच्छे आइडिया लिया गया है, पर सबको अपने देश के हिसाब से मिला के एक नया अपना सिस्टम बनाया गया है। ऐसा नहीं सिर्फ़ कॉपी एंड पेस्ट किया गया है, उसको अपना जो इंडिया है ना, जो देश है, इसको अपने इंडिया के हिसाब से उसको फिर मॉडिफ़ाई किया गया है। मतलब कॉपी नहीं बल्कि एक मिक्स और इम्प्रूव करके अपने वर्ज़न बनाया गया है। समझ में आया ना? उसके बाद चेंज किया हुआ है यानी अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें कुछ फीचर अलग थे। लेकिन समय के साथ-साथ कई बदलाव आए, अमेंडमेंट किया गया, ताकि वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से फिट रहें। कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ये हैं, 7th अमेंडमेंट 1956 स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना। 7th अमेंडमेंट 1956 स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करना। 42nd अमेंडमेंट 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि इसने बहुत सारे बड़े चेंज कर दिए थे, इसीलिए इसको 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस ला दिए। फिर 44 अमेंडमेंट 1971 को इमरजेंसी के बाद डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। इमरजेंसी के बाद डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था 44 अमेंडमेंट। फिर 74 अमेंडमेंट 1992 ग्राम पंचायत आया था। फिर नगर पालिका को संविधान में स्टेटस मिला था, संवैधानिक स्टेटस मिला था। फिर 97 अमेंडमेंट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर 101 2016 जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सिस्टम लाया गया। मतलब ये एक कुछ अमेंडमेंट के बारे में एक आइडिया दिया गया है कि अमेंडमेंट आता है तो क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो उसका एक आइडिया दिया गया है, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो केशवानंद भारती केस 1973 में क्या हुआ? केशवानंद भारती एक आदमी था जो ईयर 1993 में उनका कुछ तो केस था। ये क्या था? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूल ढांचा है कभी नहीं बदल सकती है। तो आपको इतना याद रखना है जो केशवानंद भारती एक आदमी है जिसका केस आया था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है। जजमेंट ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदल सकता। बस सिर्फ इतना याद रखो केशवानंद भारती के 1973 सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बस इतना याद रखो। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लिखेगी उसकी फाउंडेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब समझ जाओ ना, मतलब बेसिक है, फाउंडेशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो गई, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, या सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। पावर मतलब जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर अलग-अलग है, सेपरेट कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट क्या है? फेडरलिज्म क्या है? सेंटर प्लस स्टेट का बैलेंस। फिर सेक्युलरिज्म यानी सब धर्मों के लिए बराबरी। यहाँ पे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके लिए इक्वल इक्वल वैल्यू रखता है। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। फिर फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट का बैलेंस होना चाहिए, जितना पावर सेंटर के पास हो उतना कुछ एरिया में सेंटर अपना लॉ बनाए, कुछ एरिया में स्टेट अपना लॉ बनाए, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। डेमोक्रेसी तो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, पर जो उसका मूल वैल्यू है ना, उसको छू भी नहीं सकती है। वही यहाँ पे बोल रहा है। कभी बोला गया केशवानंद भारती के 1973 में। ये सिर्फ कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो शॉर्ट समरी क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिक संविधान में से है। इसमें कई देशों से आइडिया लिया गया है, पर इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। टाइम के साथ अमेंडमेंट भी किया गया है। देखो ऊपर हमने अमेंडमेंट की बात की थी ना, 42nd, 44, 7th अमेंडमेंट ऐसे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अमेंडमेंट भी होते आ रहे हैं। पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे डेमोक्रेसी होगा, सेक्युलरिज्म होगा, फ्रीडम हो गया, कभी चेंज नहीं हुई, कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ सैलिएंट फीचर पढ़ते हैं हम द कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि चैप्टर का नाम था सैलिएंट फीचर। वो तो हमने एक इंट्रोडक्शन की तरह ऊपर पढ़ा ना। अब पढ़ते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पहला, ये एक लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के कुछ देश जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, यानी लिखा हुआ है, और ब्रिटेन का अनरिटन है, यानी परंपरा और रूल के बेस पे चलता है। बस इतना समझ लो, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, बस सिर्फ इतना समझ लो। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखा तो भाई अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबसे लंबा और डिटेलिंग में लिखा गया कौन है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसको नंबर से समझते हैं। जब 1949 में संविधान बना था तब उसमें थे प्रियम्बल था, 295 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स में थे, 8 शेड्यूल में थे। और आज के टाइम पे अब तक का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल तो है, आर्टिकल 270 हो गया है, 295 से 395 से 470 हो गया है, 22 पार्ट से 25 पार्ट्स हो गया है, 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गए हैं। यानी संविधान और बड़ा हो गया है, क्योंकि 1951 के बाद कई अमेंडमेंट यानी बदलाव हुए थे और कुछ नए पार्ट्स ऐड हुए हैं। पार्ट कौन सा है? जैसे 4A हो गया, 9A हो गया, फिर 9B हो गया, फिर 14A हो गया। ये कुछ पार्ट ऐड हुए हैं, कुछ आर्टिकल डिलीट हुए हैं और कुछ शेड्यूल ऐड हुए हैं। शेड्यूल जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12 हो गया, ये कुछ शेड्यूल ऐड हुए हैं। तो नोट क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 7 आर्टिकल है। हमारे यहाँ तो देखो इतना आर्टिकल है, कितना 470 आर्टिकल है, अराउंड 470 आर्टिकल है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कितना है? सिर्फ 7 आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलियन 128, चाइनीज 138, कैनेडियन 147। मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सबसे डिटेल और लंबा है। अब इतना लंबा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बड़ा होने का 4 मेन रीज़न बताया जाता है। देखो, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है। मेन चीज़ बड़ा नहीं है, डाइवर्स देश है। बड़ा तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया डाइवर्स देश है, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर और अलग अलग रीजन होते हैं। जितना लैंग्वेज कल्चर हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उतना कहीं और दुनिया में कोई भी देश में उतना नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग प्रोविज़न बनाना पड़ा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि वन फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट है कि एक बार हमने जो लॉ बना दिया वो सबके लिए ऊपर अप्लाई होगा, नहीं। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर है ना, अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोविज़न बनाने पड़े। हिस्टोरिकली फैक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से जो ब्रिटिश टाइम में था, पहले से ही बहुत लंबा था और उसके बाद हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ना हमारे संविधान में डायरेक्टली ले लिया गया था, तो वो तो पहले ही लंबा था। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब ऐड करेंगे तो वो और बड़ा तो दिखेगा ही ना, इसीलिए बड़ा है। तो तीसरा रीज़न क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर और स्टेट दोनों पर लागू होता है, लेकिन अमेरिका यानी यूएस जैसे देश में स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आया ना? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, यानी सेंटर भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है और स्टेट भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। लेकिन वही अमेरिका जैसे देश की बात करें तो सेंटर अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। फोर्थ रीजन क्या कहता है? लीगल एक्सपर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मोस्टली लॉयर और लीगल एक्सपर्ट थे, इसीलिए उन्होंने हर छोटी डिटेल लिख दी ताकि कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे सब लीगल एक्सपर्ट थे, तो डिटेलिंग में लिख दिए हर चीज़ का ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो। तो डिटेल प्रोविजन क्या कहते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी छोटी डिटेल भी लिखी गई हैं। क्या लिखा गया? देखो, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे छोटे डिटेल भी लिखे गए हैं। जैसे पीएम और प्रेसिडेंट के पावर कैसे होंगे, इलेक्शन सिस्टम कैसा होगा, इमरजेंसी प्रोविजन कैसा होगा, पंचायती राज होगा, नगर पालिका जैसे कैसे चलेंगे। अब दूसरे देशों में ये छोटी बातें ऑर्डिनरी लॉ या ट्रेडिशन से चलती हैं, पर इंडिया ने सब कुछ एक क्लियरली लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया? जो दूसरे देश है ना, वहाँ पे छोटी छोटी बातें ऑर्डिनरी लॉ या ट्रेडिशन से चल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया इंडिया में, इसलिए बल्कि हो गया है। अब स्पेशल स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019 से पहले क्या हुआ था? पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, जिसको आर्टिकल 370 कहा गया है। उसका अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था। जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था बिफोर 2019 में, उसको पावर मिला था आर्टिकल 370 के अंदर। लेकिन 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ठीक है, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं जिसका ऑर्डर का नाम आता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इससे आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, ठीक है, और पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेएनके में भी लागू हो गया। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू जेएनके को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। एक था जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो 2019 में समझ लो एक लॉ पास होता है जिसको आर्टिकल 370 से हटा दिया जाता है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एक लद्दाख के लिए। समझ लो 2 पार्ट था, 2 पार्ट, इस पार्ट को 2 पार्ट बना दिया गया, बांट दिया गया। तो सिंपल समरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप क्या है? रिटर्न है और सबसे लंबा है। पार्ट्स और आर्टिकल 470 आर्टिकल 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल में हो गए हैं। रीजन फॉर द लेंदी डाइवर्सिटी है। हिस्ट्री क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल एक्सपर्ट है। ठीक है, कंटेंट क्या है? डिटेल रूल है प्लस प्रिंसिपल बोथ है। जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में एक स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, अब 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। ये सब फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन है ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है।
समझ में आया ना? पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम आफ्टर रैंक शैंकिंग यानी स्टडी करने के बाद ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। खुद ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने असेंबली में बोला था कि पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्स और बेस्ट कलेक्शन है जो दुनिया के सबसे अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम का है। जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान है ना, संविधान का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर यानी का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जैसे सेंटर और स्टेट की पावर का डिवीजन क्या होगा, गवर्नेंस सिस्टम क्या होगा, जुडिशरी सिस्टम क्या होगा, इमरजेंसी पावर क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। इस एक्ट के लगभग 250 प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। मतलब आधा संविधान उस एक्ट के बेस है। कौन से? जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। दूसरा क्या है? फिलोसॉफिकल पार्ट यानी अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के कुछ और वैल्यूज़ दिखाते हैं। जैसे सोर्स कंट्री क्या है? यूएसए, अमेरिका से फंडामेंटल राइट, सिटीजन्स के बेसिक राइट जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम्स एक्सेट्रा लिया गया है। यूएस से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट। ठीक है, बेसिक राइट जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एक्सेट्रा। और आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट के लिए क्या? मॉरल्स गाइडलाइन जैसे एजुकेशन, हेल्थ और इक्विटी प्रमोट करना, ये सब है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ ना कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से मोटा मोटा कौन कौन सा चीज़ लिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट होगा, पीएम और मिनिस्टर सिस्टम। कैबिनेट गवर्नमेंट मतलब पीएम और मिनिस्टर सिस्टम, बस इतना समझ लो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। रूल ऑफ लॉ यानी लॉ सबसे ऊपर है। सिंगल सिटीजनशिप, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कौन कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही पूछता है कि कंट्री ए दे देगा, कंट्री बी दे देगा, कौन कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है, वही इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ी कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कैबिनेट सिस्टम कहाँ से आया, पार्लियामेंट्री कहाँ से आया, रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर कहाँ से आया, रूल ऑफ लॉ, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहाँ से आया, वैसा ही अदर कंट्री से कुछ लिया गया है फीचर। जैसे हमने और भी देशों से अलग अलग यूजफुल आइडियाज अडॉप्ट किए गए हैं। कंट्री जैसे बहुत, तो कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब क्या होगा कि देखो, सेंटर और प्लस स्टेट अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तब दोनों की बात आई, कॉन्फ्लिक्ट अगर दोनों में होगा तो सेंट्रल सबसे पावरफुल हो जाएगा। वो यहाँ पे बता रहा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हो गया। रेसिडोरी पावर, रेसिडोरी पावर मतलब जो किसी के हाथ में नहीं है, ना सेंटर में लॉ बना, ना सेंटर के हाथ में है, ना स्टेट के हाथ में, तो उससे रेसिडोरी पावर कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जर्मनी से क्या लिया गया? इसको विस्मर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, इसको इमरजेंसी पावर लिया गया, यानी प्रेसिडेंट का पावर। यूएसएसआर जो अभी का रशिया है, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, 5 ईयर प्लान का आइडिया लिया है। फ्रांस से हमने क्या है? आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में लिखा गया है। ये कहाँ से आया था? ये फ्रांस से आया था। फिर साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। फिर इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा। जापान से हमने क्या लिया? प्रोसीजर ऑफ द लॉ मेकिंग थ्रू द पार्लियामेंट, प्रोसीजर ऑफ द लॉ मेकिंग थ्रू द पार्लियामेंट, ये कहाँ से आता है? जापान से। तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि कौन से कंट्री से क्या क्या चीज़ लिया गया था। तो सिंपल समरी क्या है? देखो, स्ट्रक्चर कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। सेंट्रल जैसे सेंट्रल स्टेट का पावर क्या हो गया, प्रोविंस क्या हो गया, इमरजेंसी पावर क्या होगा। फिलोसॉफिकल पार्ट कहाँ से आया? यूएस और आइलैंड से, जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से है? ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। अदर जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एक्सेट्रा, फेडरेशन, लिबर्टी या फेटर्निटी, ये सब वहाँ से आया था। तो इन शॉर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बोरो बट ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के हर देश का बेस्ट सिस्टम अडॉप्ट करके अपना कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, इसलिए यूनिक और परफेक्टली सूटेबल है हमारे डाइवर्स देश के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फीचर है, रिजिडिटी और द फ्लेक्सिबिलिटी का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। देखो, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले समझो, दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना या अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका यानी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, इसीलिए उसे रिजिड बोला गया है। समझ में आया ना? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, इसीलिए रिजिड हो जाता है, क्योंकि करना कठिन है ना। और एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें चेंज करना ईजी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ पास कर देती है।
फ्लेक्सिबल है, एकदम ईजी है। एग्जाम्पल ब्रिटेन की यानी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकता है। समझ में आया ना? एक होता है रिजिडिटी और एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल रहेंगे, रिजिड मतलब रिजिड रहेंगे, इसको डिफिकल्ट होता है, ये तो कभी भी कर सकते हैं। बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दोनों का मिक्स है यानी ब्लेंड है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों क्वालिटीज़ हैं, ना पूरा रिजिड है ना पूरा फ्लेक्सिबल है, ये एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है दोनों का। इसीलिए इसको कहा जाता है अ सिंथेसिस यानी मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी का ये कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? जैसे आर्टिकल 368 क्या कहता है, अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है। आर्टिकल 368 क्या बताता है? अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करना है। ये पावर कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 368 में। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का मेन रूल आर्टिकल 360 में दिया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दो टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। समझ में आया ना? जो समझ लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंडमेंट करना है, पावर कहाँ है? पावर आर्टिकल 368 में है। तो 368 दो टाइप का अमेंडमेंट का मतलब प्रोसीजर बताता है। दो टाइप का अमेंडमेंट होते हैं। अब कौन कौन सा देखो, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट। देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को दोनों हाउस के 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए होती है। इसको समझते हैं थोड़ा। एक ऑफिस समझ लो लोकसभा हो गया, प्लस लोकसभा ए है, यहाँ पे कुछ तो मेंबर हैं, इस कुछ मेंबर का 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये बी हो गया यानी राज्यसभा, यहाँ पे जो भी मेंबर रहेंगे उसके 2/3 जो भी 2/3 निकलेंगे उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए होता है। अब जो ए ग्रुप है ना, ए ग्रुप में समझ लो जैसे लोकसभा हो गया, ए मतलब लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के लिए दो कंडीशन चाहिए, पहला 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसके बाद मेजोरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट रहेंगे ना, जो लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 रहना चाहिए, 2/3 रहना चाहिए। यहाँ पे देखो ना, दोनों हाउस के मेजोरिटी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। जो भी मेंबर समझ लो लोकसभा में प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। लेकिन पूरा मेंबर जो है ना लोकसभा में, उसका मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी और मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए, यानी मेंबर से जो टोटल मेंबरशिप का है उसका मेजोरिटी चाहिए। एग्जाम्पल इज फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल पावर। इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है ना भाई, 2/3 पहले लेके आओ, फिर उसके बाद जो टोटल मेंबरशिप का है उसका भी मेजोरिटी लेके आओ। अब यहाँ पे दूसरा टाइप क्या बोलता है, स्पेशल राइट्स प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। ये तो और ज़्यादा कठिन वाला चेंज है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, देखो इसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए 2/3 वाला, ठीक है। और वो मतलब टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी मतलब 50% वाला, ठीक है। प्लस इसको स्टेट से भी रेक्टिफिकेशन कराना पड़ता है, यानी स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ता है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनसे पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे स्टेट यानी हाफ ऑफ टोटल स्टेट की अप्रूवल यानी रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होती है। जितने भी इंडिया में स्टेट है ना, उसकी कम से कम हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होती है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज, फेडरल मतलब सेंट्रल और प्लस स्टेट में चेंजेस अगर कुछ करने से, जो सेंट्रल अपने अपने हिसाब से लॉ बनाती है, स्टेट अपने डोमेन में लॉ बनाता है, तो दोनों में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन चाहिए। और सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट पावर, ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आया ना, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब एक थर्ड टाइप का होता है सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट। कुछ छोटी बातें जैसे स्टेट बाउंड्रीज बदलना, न्यू स्टेट बनाना, सिटीजनशिप रूल में थोड़ा चेंज लाना, ये सब पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 368 में अप्लाई नहीं होती है। तो आर्टिकल 368 सिर्फ दो टाइप का होगा, एक तो स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट। और जो सिंपल मेजोरिटी है ना, ये आर्टिकल 368 में होता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। जैसे स्टेट बाउंड्री बदलना हुआ, न्यू स्टेट बनाना हुआ, सिटीजनशिप का रूल थोड़ा चेंज करना हुआ। तो इन शॉर्ट में क्या होगा, रिजिडिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी जैसे फंडामेंटल राइट, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन बोथ द हाउस, ठीक है। और रिजिडिटी प्लस स्टेट अप्रूवल चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज या स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, तो दो टाइप का ये हो गया, ये आर्टिकल 368 के अंडर कवर हो गया। और एक तो होगा फ्लेक्सिबल यानी सिंपल मेजोरिटी, यानी स्टेट बाउंड्री चेंज करना हुआ, न्यू स्टेट बनाना हुआ, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो सिंपल समरी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, बल्कि दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट रूल रखा गया है, वहीं सिंपल मैटर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। इसीलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी है और एडाप्टेबल भी है। समय के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन अपनी बेसिक स्ट्रक्चर को सेफ रखते हुए। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ बोला गया था, उस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ बोला गया था।
अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर। यानी फेडरल स्ट्रक्चर तो है, फेडरल का मतलब फिर बताता हूँ, ये सेंट्रल हो गया, सेंट्रल, अब सेंट्रल अपने हिसाब से सेंटर में लॉ बनाएगा, और ये स्टेट कंट्री स्टेट हो गया, कोई उत्तर प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र, ये स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाएगा अपने डोमेन में। लेकिन यहाँ पे यूनिटरी फीचर है, यानी तब दोनों में अगर डिबेट हो गई यानी झगड़ा हो गया तो यूनियन ही ऊपर होगा। समझ में आया ना? यानी फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी फेडरल सिस्टम जिसमें सेंट्रल स्ट्रांग है। फेडरल यानी का मतलब सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन तब दोनों का झगड़ा हो गया तो सेंट्रल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फेडरल सिस्टम क्या होता है, देखो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हो जाती है, दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने पावर में हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है। यही होता है फेडरल स्ट्रक्चर। अब इंडिया का सिस्टम क्या है, फेडरल है पर थोड़ा अलग है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, रखता है, लेकिन यूनिटरी यानी सेंट्रलाइज फीचर भी इंक्लूड होता है। मतलब इंडिया फेडरल इन फॉर्म है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। ठीक है, फेडरल तो है बट यहाँ पे जो मतलब सेंटर है ना वो स्ट्रांग है। क्या बोले यहाँ पे, इंडिया फेडरल इन द फॉर्म है लेकिन यूनिटरी इन द स्पिरिट है। अब फेडरल फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल नेचर दिखाता है, ऐसी कौन कौन सी है जो फेडरल नेचर दिखाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, फेडरल है प्लस यूनिटरी भी है, और यूनिटरी स्ट्रांग है, लेकिन फेडरल के फीचर कौन कौन से हैं देखो, टू गवर्नमेंट, सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये फेडरल हो गया ना, मैंने बोला ना यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन में लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के डोमेन में लॉ बनाएगा, तो अलग हो गया। डिवीजन ऑफ द पावर यानी पावर 3 लिस्ट में डिवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट दोनों मिलके गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, दोनों लोग मिलके लॉ बनाएंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन डॉक्यूमेंट में सब पावर क्लियरली लिखे होते हैं। समझ में आया ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी फेडरल फीचर है, ये भी क्या है, फेडरल फीचर है। याद रखना कौन कौन सी चीज़ें फेडरल फीचर में आती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर भी लिखा गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व करता है। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। बाई कैमरलिज्म, यानी पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, पार्लियामेंट इसके दो हाउस हैं। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा स्टेट के रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया ना, पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, और राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखो। अब कुछ ये 7 जो फीचर हैं ये सब फेडरल फीचर हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल को मतलब बैलेंस करने का दिखाते हैं कि दोनों के अलग अलग डोमेन है, अलग अलग एरिया में अपने अपने लॉ बनाओ। ठीक है, अब कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं। इसमें क्या कहा गया कि मतलब फेडरल तो है बट यहाँ पे सेंट्रल जो है स्ट्रांग है। ऐसे कौन कौन से फीचर हैं देखो, यूनिटरी मतलब सेंट्रल यहाँ पे स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग सेंटर, जो मैक्सिमम पावर है सेंट्रल के पास है। जैसे यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का मतलब रहता है कि मतलब एरिया, इनके पास ज़्यादा एरिया है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पहले अलग था, जो 2019 के बाद उसको भी हटा दिया गया। सिंगल सिटीजनशिप भी है, सब इंडियन के पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप रहता है, अलग स्टेट का सिटीजनशिप नहीं होता है। अमेरिका में अलग सिटीजनशिप का भी होता है, स्टेट का अलग सिटीजनशिप भी होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ तुम इंडियन सिटीजनशिप हो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी एक लाइन से है ऐसा। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, या हाई कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, सेंट्रल एक गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट में, हर स्टेट का गवर्नर यानी प्रेसिडेंट गवर्नर सेंट्रल अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस जैसे ऑफिसर हो गया, ये सेंट्रल के कंट्रोल में होते हैं, पर स्टेट में भी काम करते हैं, बट कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल के। इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी लगती है, जैसे नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, तो सेंट्रल को फुल कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रांग हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हैं, मतलब पूरा रिजिड नहीं है। तो ये 8 जो फीचर है ना, ये दिखाते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है, यानी सेंट्रल यहाँ पे स्ट्रांग है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा आर्टिकल 1 में लिखा है कि यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या था, इंडिया दैट इज भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या देखो, इंडिया
स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है, जैसे यूएस में हुआ है। इसको सिंपल समझो, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया और ये केरला हो गया। तो इन तीनों ने ना कोई एग्रीमेंट नहीं किया है सेंट्रल के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, कि भाई हम साथ में आते हैं और एक बड़ा कंट्री बनाते हैं। इंडिया में ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि छोटा सा या फिर छोटा सा, ये स्टेट हो गई, स्टेट हो गई, स्टेट हो गई, स्टेट हो गई, मिला के सेंट्रल यानी इंडिया बना है। ऐसा नहीं है इंडिया में। इसको कहते हैं, देखो इंडिया में कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथ सेंट्रल का एग्रीमेंट हुआ है, फिर केरला के साथ एग्रीमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, फिर महाराष्ट्र का। ऐसा इंडिया में नहीं है। यूएस में ऐसा है। यूएस में जितना भी स्टेट है ना, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ये सब मिलकर एक एग्रीमेंट बनाए हैं और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट अलग होने या सेपरेट होने का राइट नहीं रख सकता है। समझ में आया ना? यूएस में ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है। इसीलिए बोला गया इंडिया दैट इज भारत शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो डिफरेंट स्कॉलर का ओपिनियन क्या है, देखो केसी वियर का क्या है कि ये क्वासी फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल अपने हिसाब से अपने डोमेन में लॉ बनाएगा, स्टेट अपने डोमेन में लॉ बनाएगा। लेकिन यह क्वासी फेडरल है, यानी फेडरेशन का मिक्स है, ना पूरा फेडरल है ना पूरा यूनिटरी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर अवेलेबल हैं। मॉरिस जोनेस क्या कहते हैं, ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यानी सेंट्रल भी बार्गेनिंग कर रहा है, स्टेट भी बार्गेनिंग कर रहा है। ग्रेविन हॉस्टन क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, सेंट्रल भी कोऑपरेट कर रहा है स्टेट को, स्टेट कोऑपरेट कर रहा है सेंट्रल को। आइवर्जन क्या कहता है, फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी। फेडरेशन तो है बट यहाँ पे सेंट्रलाइज स्ट्रांग है, इसलिए सेंट्रलाइज टेंडेंसी है। तो सिंपल समरी क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम देता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर भी है, लेकिन सेंट्रल को ज़्यादा पावर मिलती है ताकि पूरे देश में यूनिटी हो और स्ट्रांग कंट्रोल बनी रहे। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे सेंट्रल को ज़्यादा पावर मिलती है ताकि यूनिटी बनी रहे। इसीलिए हमारा सिस्टम फेडरल इन स्ट्रक्चर है और पर यूनिटी इन स्पिरिट है, यानी एकता के साथ विभाजन। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मतलब इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री क्या होती है और प्रेसिडेंशियली क्या होता है, इसको समझते हैं। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस सिस्टम में लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। देखो पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। लेजिस्लेचर यहाँ पे मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। और लेजिस्लेचर के बीच में मतलब पार्लियामेंट, यहाँ पे सारे एमपी आ जाएंगे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी इंडिया में एमपी हैं सारे लोग। लेकिन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ वही लोग आएंगे जिसकी गवर्नमेंट है, जैसे अमित शाह, मोदी की गवर्नमेंट हो गई, तो यहाँ पे वो लोग आएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन होती रहती है। ये इनसे सवाल करते हैं, ये इनको सवाल जवाब देते हैं, इनसे, ऐसे कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन चलती रहती है। समझ में आया ना? वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों के बीच में पावर सेपरेशन होता है। अगर ये प्रेसिडेंशियल पावर होती है जैसे यूएस में है, तो इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये पार्लियामेंट की एक फीचर है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे से, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएस का है, अगर ऐसा इंडिया में होता तो सेपरेशन ऑफ द पावर होता, यानी लेजिस्लेचर अपने अपने हिसाब से लॉ बना सेपरेट होता और एग्जीक्यूटिव अलग सेपरेट होता। इसको अदर नेम से भी कहा, मतलब दूसरे नाम भी दिया गया है, निक नेम जैसा होता है वैसा ही, जिसका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। ये लंदन के वेस्ट मिनिस्टर पैलेस से लिया गया है, जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सिस्टम को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, पैलेस है, और वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसीलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर है ना, एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करता है, जैसे राहुल गांधी मोदी जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है। और अगर प्रेसिडेंशियली फॉर्म गवर्नमेंट होती है अमेरिका के जैसे है, तो इन दोनों में अलग अलग सेपरेशन होता है, तो ना कोई किसी से सवाल कर सकता था ना कोई किसी का जवाब देता था, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन है दोनों में, एक सवाल करता है एक जवाब देता है। इसे वो कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो मेन डिसीजन होता है ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर ही के पास होती है। कैबिनेट क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, इतना समझ लो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल होता है। इंडिया में ये सिस्टम कहाँ है? यह पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंट्रल और स्टेट में दोनों लेवल पर लागू होते हैं, मतलब दिल्ली में भी और स्टेट असेंबली में भी पार्लियामेंट सिस्टम चलता है। इतना याद रखो, पार्लियामेंट सिस्टम यूनियन में भी है और स्टेट में भी है, बस। अब फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का?
पार्लियामेंट जो सिस्टम तो चल रहा है इंडिया में, उसके फीचर क्या क्या है? तो उसकी फीचर है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल है मतलब हेड, यानी नाम का, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का हेड, इतना याद रखो। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का हेड होता है ये। जैसे राष्ट्रपति हो गए यानी प्रेसिडेंट हो गए, और गवर्नर हो गए जो स्टेट में होते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं, सिम्बोलिकली हेड होते हैं, रियल पावर नहीं होती है। नॉमिनल मतलब नाम का, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ये सिम्बोलिकली हेड होते हैं, पावर नहीं होती है। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। असली डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होता है। समझ में आया ना, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर और सीएम, पीएम या फिर सीएम, ठीक है। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, बस इतना याद रखो। ये फीचर है पार्लियामेंट गवर्नमेंट की। फिर मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी के पास लोकसभा या विधानसभा में मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाता है। ये लोकसभा में इलेक्शन चल रहा है, टोटल सीट लोकसभा में चलो समझ लो 20 है, ठीक है। जिसके पास जो पार्टी 11 सीट जीत गई वो गवर्नमेंट बना लेगी। मेजॉरिटी पार्टी रूल चलती है वहाँ पे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर लोकसभा उन्हें उन पर कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, समझ लो 20 लोगों का लोकसभा है, ठीक है। उसमें से 11 सीट बीजेपी पा जाती है, तो गवर्नमेंट बना देगी। 11 लोग मिलके एक अपना पीएम चूज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, समझ लो मोदी जी आए, ठीक है। लेकिन अब ये 11 लोग में से समझ लो क्या बोल रहे हैं कि ये 11 लोग बोल रहे हैं कि अब हमको ना ये पीएम साहब को हटाना है, तो इन लोग क्या करेंगे? इन लोग इसको हटा सकते हैं, पीएम को हटा सकते हैं। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर लोकसभा उन्हें कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। यानी समझ लो 20 लोग में से 11 सीट जीत गई, 11 लोग डिसाइड करेंगे पीएम कौन होगा, पीएम बन गए, मोदी जी पीएम बन गए। उसके बाद क्या होगा पता है? ये 11 लोग अगर अपना हाथ खींच ले कि मेरे को पीएम हटा देना है, मेरे को ये बंदा पीएम नहीं चाहिए, तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे बोल रहा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये 11 लोग अपना हाथ पीछे कर लें तो वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मिनिस्टर का लेजिस्लेचर का मेंबर होना, पीएम और मिनिस्टर्स सब पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं या विद इन 6 मेंबर बन जाते हैं। देखो मिनिस्टर क्या होता है? मिनिस्टर तुम भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन लेजिस्लेचर यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। मिनिस्टर किसी को भी बना देंगे। समझ लो अभी बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई और तुमको अगर समझ लो बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि तुम रेलवे मिनिस्टर बन जाओ, तो तुम बन सकते हो, लेकिन तुमको 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा के मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि लोकसभा एक घर है, राज्यसभा भी एक घर है, ये दोनों घर में आपको एक ना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ में आया ना? बस इतना ही है। पीएम और मिनिस्टर सब पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, और अगर नहीं होते तो 6 महीने के अंदर अंदर बन जाते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, देखो पीएम जो सेंट्रल में होता है और जो सीएम होते हैं यानी स्टेट में, पूरी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का लीडर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? समझ लो 20 में से 11 जन, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। ये अपने लीडर को चूज करते हैं जो पीएम बनता है, और अगर स्टेट में होता है तो ये सीएम बन जाता है। समझ में आया ना? यानी कि जो लोग सीट जीतते हैं वो मेजॉरिटी बनाते हैं, मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो उनके लीडर होता है ना वही जाके पीएम बन जाता है। वो यहाँ पे बताता है कि लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, चीफ मिनिस्टर भी लीडर होता है। वो पॉलिसी डिसाइड करता है और कैबिनेट को गाइड करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर 6 पॉइंट क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा या स्टेट असेंबली को प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है जब गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे या इलेक्शन की नीड हो। समझ में आया ना? क्या करता है कि लोकसभा में बोला ना, समझ लो 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर में से अगर 11 मेंबर जीत गए, लेकिन बाद में क्या बोले कि डिसॉल्व हो गए, मतलब इन लोग ने अपना हाथ खींच लिया लोकसभा में, को प्रेसिडेंट या गवर्नर में डिसॉल्व कर सकता है जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर दे। तो गवर्नमेंट कौन है? पीएम साहब है। और पीएम क्या कह रहे हैं कि अपनी मेजॉरिटी लूज कर दिए, मतलब ये 11 लोग ने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो पीएम साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो यहाँ पे बताता है कि जब गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे तो इलेक्शन की नीड होती है, या फिर इलेक्शन की नीड होती है तो लोअर हाउस का गिर जाता है। समझ में? डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में फ़र्क क्या है? देखो, सॉवरेनिटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर इंडिया में पार्लियामेंट लिमिटेड यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। दोनों में देखो, दोनों पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रिटेन भी और इंडिया भी, लेकिन दोनों में फ़र्क है। पहला पॉइंट ये कहता है कि सॉवरेनिटी यानी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है ना सुप्रीम है, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, पर इंडियन जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो लिमिटेड है, यानी इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर कम है। हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी मोनार्क किंग क्वीन, देखो जो ब्रिटेन में होती है ना, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन में होती है ना वो मोनार्क होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया कि ब्रिटेन में इलेक्टेड नहीं होते हैं और इंडिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं।
नेचर सिस्टम कैसा होता है? मोनार्की इंडिया, वहाँ पे मोनार्की है, इंडिया में रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया में इलेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप क्या होता है? वहाँ पे ब्रिटेन में अनरिटन है, इंडिया में रिटन है। ठीक है। अब देखो रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है? आज का पार्लियामेंट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। उनके पास रियल पावर होती है, वो पॉलिसी बनाते हैं, मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के लीड करते हैं। इसलिए स्कॉलर कहते हैं इट इज़ नो लॉन्गर अ कैबिनेट गवर्नमेंट बट अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कितनी इंपॉर्टेंट बढ़ गई है। तो सिंपल समरी क्या है? इंडिया और ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया जिसमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट सिस्टम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है पर रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल नाम का हेड होता है, पर जो रियल पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ये सिस्टम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो पार्लियामेंट मतलब पीपल, तो तब गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगी और पार्लियामेंट मतलब पीपल, तो इनडायरेक्टली पीपल को रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट। तो हमने अभी तक 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से 6 सिंथेसाइज ऑफ द पार्लियामेंट एंड सॉवरेनिटी ऑफ द जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी तक हमने 5 को कंप्लीट कर लिया है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।